प्रिय विद्यार्थियों, मैं लाल बाबू मौर्य यूरोप में राष्ट्रवाद की उदय को लेकर एक बार पुनः आपके समक्ष उपस्थित हूं। आज हम लोग इस पाठ के अंतिम टॉपिक राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में आपने पढ़ा कि किस प्रकार से यूरोप में राष्ट्रवाद की उदय के कारण विभिन्न शक्तिशाली राष्ट्र राज्यों का निर्माण हुआ। जब यूरोप में विभिन्न राष्ट्र राज्यों का निर्माण हो गया तो उनके बीच आपस में एक दूसरे से शक्तिशाली होने की होड़ मच गई और सभी राष्ट्र राज्य यह इच्छा रखने लगे कि हमारा साम्राज्य ज्यादा से ज्यादा बड़ा हो। ऐसे में ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, रूस आदि देश प्रमुख थे। ये हर उस मौके की तलाश में रहते थे जिससे उनके साम्राज्य और स्वार्थ की पूर्ति होती हो। ऐसा ही उन्हें एक मौका बाल्कन क्षेत्र में मिला। इसको मैं आपको मैप के माध्यम से दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। देखिए ये क्षेत्र है। इस क्षेत्र को बाल्कन क्षेत्र कहा जाता है। इस क्षेत्र में बाल्कन नाम की एक पहाड़ी है। तो इस पहाड़ी के कारण ही इस पहाड़ी पर और इस पहाड़ी के आसपास के क्षेत्रों को बाल्कन क्षेत्र कहा जाता है और इस पहाड़ी के आसपास जो राज्य हैं उन्हें बाल्कन राज्य कहा जाता है। इस मैप को यहाँ बड़े रूप में दिखाया गया है। यहाँ के इस भाग को थोड़ा बड़े रूप में दिखाया गया है। देखिए बाल्कन राज्यों में मुख्य रूप से बुल्गारिया, रोमानिया, ये क्रोएशिया, अल्बानिया, सर्बिया, ग्रीस इत्यादि क्षेत्र जितने ये मैप में दिए गए हैं आपको, स्लोवाकिया, ये सभी क्षेत्र आते हैं। ये बाद में बने हुए रोमानिया भी है, जग्रेब इसकी राजधानी है इत्यादि। ये सभी राज्य जो है बाल्कन राज्य कहलाते हैं। इसी में बोस्निया, हर्जेगोविना इत्यादि राज्य हैं। स्लोवानिया ऊपर दिख रहा है। तो इस प्रकार से इस बाल्कन क्षेत्र के निवासियों को सामान्य रूप से स्लाव कहा जाता है। इस बाल्कन क्षेत्र के निवासियों को सामान्य रूप से स्लाव कहा जाता है। बाल्कन क्षेत्र का अधिकांश हिस्सा, ये देखिए यहाँ पर ऑटोमन साम्राज्य था। यूरोप के 18वीं शताब्दी के मैप जब मैं आपको पिछले वीडियो में दिखाया था तो उसमें आप देखे होंगे कि ये सभी क्षेत्र जो है ऑटोमन साम्राज्य का भाग था। आइए आपको यहाँ पर ऑटोमन साम्राज्य के बारे में कुछ बता दे रहा हूँ, कुछ चर्चा कर ले रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर यहाँ तक ये ऑटोमन साम्राज्य का भाग था। तो बात लगभग 1258 ईस्वी की है। 1258 ईस्वी के आसपास हलाकू खान ने बगदाद के खलीफा को चमड़े के बोरे में भर करके घोड़े के टाप से मरवा के मार डाला। और यहाँ पर जो पहले खिलाफत थी, खलीफा का राज्य था, इस्लामिक खलीफा को समाप्त कर डाला। यह हलाकू खान मंगोल चंगेज का पोता था जो उस समय बौद्ध धर्म को मानता था। चंगेज खान के बारे में आप लोग अगली कक्षा में विस्तार से पढ़ेंगे। लेकिन बाद में हलाकू खान ने इस्लाम धर्म को स्वीकार करके मुसलमान हो गया और इसके बाद इसने जिस साम्राज्य की स्थापना की उसे ऑटोमन साम्राज्य कहा गया। तो ये ऑटोमन साम्राज्य बहुत तेजी से इसका विस्तार हुआ और इसने धीरे धीरे इन पूरे क्षेत्रों पर क्या किया, कब्जा कर लिया। ये जितना क्षेत्र आप ये मानचित्र में देख रहे हैं सब पर कब्जा कर लिया। यहाँ तक ही नहीं, इसने कब्जा करते करते ऊपर ये जो लिथुआनिया देख रहे हैं आप,
और ये हंगरी, पोलैंड, ये यूक्रेन, पूरे इन क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। इस ऑटोमन साम्राज्य का जो शासक था वह सुल्तान कहलाता था, लेकिन 18वीं शताब्दी तक आते आते ये ऑटोमन साम्राज्य काफी कमजोर हो गया और यूरोप का मरीच कहलाने लगा। तो यूरोप में राष्ट्रवाद की उदय का प्रभाव इन बाल्कन क्षेत्रों पर भी पड़ा। यूरोप में राष्ट्रवाद की उदय का प्रभाव जो आपने पिछले वीडियो में पढ़ा है, इन बाल्कन क्षेत्र पर भी पड़ा। ये बाल्कन क्षेत्र में, इस बाल्कन क्षेत्र में विभिन्न जाति एवं नस्ल के लोग रहते थे, लेकिन धार्मिक रूप से यदि देखा जाए तो सभी लोग ईसाई धर्म के मानने वाले थे। तो यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के कारण जब यहाँ के, जैसे बुल्गारिया में रहने वाले, देखिए ये बुल्गारिया है, यहाँ के रहने वाले लोग बुल्गर कहलाते थे। इसी तरह सर्बिया के रहने वाले लोग सर्ब कहलाते थे, ये सर्बिया है, सर्बिया के रहने वाले लोग सर्ब कहलाते थे। रोमानिया में रहने वाले लोग अधिकांशतः रोमन कहलाते थे। तो ये लोग, सभी लोग अपने अपने लिए यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के कारण ये सभी लोग अपने अपने लिए अलग राष्ट्र की मांग करने लगे। तो जब ये अलग राष्ट्र की मांग करने लगे तो यहाँ का जो ऑटोमन साम्राज्य का जो मुस्लिम शासक था, उन्होंने इनका दमन करना शुरू कर दिया। आप पहले ही पढ़ चुके होंगे कि 1832 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया की संधि के चलते यूनान ऑटोमन साम्राज्य से अलग होकर स्वतंत्र राष्ट्र बन चुका था। देखिए ये यूनान है, जो ग्रीस लिखा हुआ है, यहाँ पर यूनान है। ये 1832 ईस्वी में ही ऑटोमन साम्राज्य से अलग हो गया था और एक स्वतंत्र राज्य बन गया था। जब यूनान स्वतंत्र राज्य बन गया तो यूनान का उदाहरण देख करके बाल्कन क्षेत्र के रहने वाले लोग भी अपने लिए अलग राष्ट्र बनाने के बारे में सोचने लगे। इस प्रकार से आप लोग देखते हैं कि जब बाल्कन क्षेत्र में अलग राष्ट्र बनाने के लिए हलचल शुरू हुई तो यूरोप की सभी बड़ी शक्तियां, जैसे ये फ्रांस, ये ब्रिटेन, रूस, यहाँ पहले ऑस्ट्रियाई साम्राज्य था, आप पिछले वीडियो के मानचित्र में देख चुके होंगे, यहाँ पर ये ऑस्ट्रियाई हंगरी वाला साम्राज्य था। ये सभी लोग इसका लाभ उठाने का प्रयास किए। जब यहाँ हलचल शुरू हुई, विद्रोह शुरू हुए, तो सभी बड़ी शक्तियां, यूरोप की जितनी भी बड़ी शक्तियां थी, इसका लाभ उठाने का प्रयास करने लगी। रुकिए, इसको मिटा दूं तब आगे पढ़ते हैं। अब रूस किस प्रकार से लाभ उठाना चाहता था? तो देखिए, रूस चाहता था कि ये रूस है, ये चाहता था कि ये काला सागर से होते हुए हमको भूमध्य सागर तक पहुंचने के लिए एक मार्ग मिल जाए, ताकि मैं पूरे साल तक अपना व्यापार वाणिज्य इस रास्ते से कर सकूं और साम्राज्य का विस्तार कर सकूं। क्योंकि रूस के सामने ये समस्या थी कि ये अगर उत्तर में समुद्र के रास्ते से व्यापार वाणिज्य करता था तो जाड़े के दिनों में ये उत्तर का क्षेत्र अत्यधिक ठंड के कारण पूरा समुद्र जम जाता था, नावें नहीं चल सकती थी। इसीलिए यह नए राज्यों के तलाश में था। इसके लिए यह आवश्यक था कि ऑटोमन साम्राज्य टूट जाए और टूटने के बाद जो नए राज्य बने उस पर मेरा प्रभुत्व हो, ताकि इस क्षेत्र का मैं अपने अनुसार उपयोग कर सकूं। वहीं पर ये ब्रिटेन था जो उस समय सबसे ज्यादा विस्तारवादी साम्राज्यवादी देश था। इसकी इच्छा यह थी कि ये ऑटोमन साम्राज्य जो यहाँ पर स्थित है वह बने रहे, इस पर कोई खतरा न हो। क्योंकि अगर ऑटोमन साम्राज्य टूट जाता तो इसके ऑटोमन साम्राज्य के बाद ये ब्रिटेन का साम्राज्य भारत आ जाता, जिस पर उस समय भारत पर ब्रिटेन का ही कब्जा था। एक प्रकार से भारत को उपनिवेश बना चुका था हमारे देश को। तो जब ये ऑटोमन साम्राज्य टूट जाता तो यूरोप की जितनी शक्तियां थी उनका भारत में भी हस्तक्षेप बढ़ने लगता। वहीं पर यहाँ ऑस्ट्रिया का साम्राज्य था। ऑस्ट्रिया का कहना था कि अगर ये बाल्कन क्षेत्र के राज्य टूटते हैं, नए बनते हैं, तो इन पर मेरा प्रभुत्व होना चाहिए, क्योंकि ये
मेरे नजदीक हैं। तो जब यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय हुआ, प्रभाव हुआ, तो इसके बगल में ही ऑटोमन साम्राज्य था। यहाँ के भी मुस्लिम नागरिकों पर उस राष्ट्रवाद का प्रभाव पड़ा। इन्होंने भी एक संगठन जिसका नाम युवा तुर्क था, युवा तुर्क नामक संगठन बना करके ऑटोमन साम्राज्य को बचाने में लगे हुए थे। इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये बाल्कन क्षेत्र एक प्रकार से युद्ध का नया अखाड़ा बन गया। तो और अंततः युद्ध का नया अखाड़ा बन गया और इतनी राजनीति कूटनीति हुई कि अंततः यह कई क्षेत्रों में टूटता गया और टूट करके ये हंगरी, रोमानिया, बुल्गारिया, सर्बिया, अल्बानिया, ग्रीस, स्लोवानिया, क्रोएशिया जैसे राज्य बनते गए। इन टूटे हुए राज्यों पर प्रभुत्व के लिए यूरोप की बड़ी शक्तियों में कई झड़पें हुई, संधियां भी हुई, फिर भी इस बाल्कन समस्या का समाधान नहीं हो पाया, जिसके कारण राष्ट्रवाद साम्राज्यवाद से जुड़ करके 1914 ईस्वी में इसी बाल्कन समस्या के कारण प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई, या कह सकते हैं कि बाल्कन समस्या प्रथम विश्व युद्ध के शुरुआत की तत्कालिक कारण बना। फिर भी यह प्रथम विश्व युद्ध के बाद भी, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भी यह बाल्कन समस्या पूरी तरह से आज तक नहीं समाप्त हो पाया है। अभी कुछ महीने पूर्व रूस ने ये क्रीमिया का क्षेत्र है, यहाँ देखिए क्रीमिया का क्षेत्र है, इस पर बलपूर्वक कब्जा कर लिया है। ऐसा आप लोगों ने समाचार पत्रों में पढ़ा होगा। तो मैंने यहाँ पर बाल्कन क्षेत्र के कई युद्धों एवं संधियों, मुख्य रूप से बर्लिन सम्मेलन को जानबूझ करके छोड़ दिया है, क्योंकि इससे यह टॉपिक काफी क्रिटिकल हो जाता तथा आपके पाठ्यक्रम के अनुरूप भी नहीं है। तो इस प्रकार से यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय नामक पहला पाठ समाप्त हो गया। मैंने इस पाठ को इतने विस्तार से बताया है कि यदि आप सभी वीडियो को क्रम से देख लेंगे तो आपको अपनी पाठ्य पुस्तक के अंत में जो ये प्रश्न दिए गए हैं, पाठ्य पुस्तक के अंत में ये सब प्रश्न दिए गए हैं, इन सबों को हल करने में, इन सबों का उत्तर देने में आप लोगों को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। अब आपसे निवेदन है कि आप अपनी समझ के अनुसार पाठ्यपुस्तक में दिए गए इन प्रश्नों को हल करें और अपने अध्यापक से इन्हें चेक करवाएं। ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।